Good morning, class. So, how are you all? Good. चलो, पूरा खुश लग रहा है सब तुम लोग? कोई बात है क्या? है? न्यू क्लास? Excited so much ना? होना भी चाहिए, है ना? को नयापन में एक्साइटमेंट अगर नहीं देखेगा तो क्या? हम मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा. So, I would first of all congratulate all of you for this new class and welcome to this new journey. और हम लोग यहाँ पर साथ साथ चलेंगे सब, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितना भी जवाब, सवाल या तकलीफ, दुख जो भी है, हम लोग साथ मिलकर क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ठीक है? एक्साइटमेंट तो ऑलरेडी दिख ही रहा है ना? पूरा हंसी का बहार छुटा हुआ है कि यार नया क्लास में आ गए, अब तो कहा, अब तो जिंदगी बन गई. एक बड़ा सा पायदान को क्या कर लिया है, बड़ा सा चीज को पार करके 8 क्लास को पार करके 9 क्लास में आ गए, है ना? होना भी चाहिए. और ये जो नया सेशन स्टार्ट होने का जो टाइम होता है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, मोस्ट ब्यूटीफुल. बड़ा मजा आता है कि कवरिंग का टाइम होता है. हम लोग का क्लास में कवरिंग पीरियड होता था, है कि सर आए, सर क्लास में कवर लगाएगा, पढ़ाइएगा मत, कवर लगाएगा, नया नया बुक है ना? और नयापन का जो बुक का जो नयापन का फीलिंग है ना, ये तुमको यहीं पे आएगा, ये तुमको यहीं पे आएगा. ये जो स्कूल डेज होता है, बिलीव मी, दीज डेज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ, है ना? क्योंकि ये दुनिया ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जहां पर एक समय ऐसा जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, है ना, जब हमारे दाढ़ी बाल पक जाएंगे, तो वो एक ऐसा समय आएगा कि दुनिया बहुत फास्ट मोड में रहेगी, है ना? समय नहीं रहेगा उसके पास दूसरों से बात करने के लिए, है ना? ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कहे कि आईटीज का जो वर्ल्ड है, दुनिया बड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है ना? आज से 30-40 साल जब हम लोग बूढ़े होंगे तो ऐसा समय हो सकता हो जाए, ऐसा समय आएगा हमारे पास जबकि हमारे पास कोई बात करने के लिए आसपास नहीं होगा, है ना? और उस समय तुम्हारे दिमाग का एल्बम तुम्हारे साथ रहेगा. कौन साथ रहेगा? तुम्हारे दिमाग का एल्बम. तो इसमें छोटा छोटा फोटो कटिंग्स अभी से डालना स्टार्ट कर दो, है ना? तो ये जो टाइम है तुम लोग का, जो हंसी दिखा रहा है, नया क्लास आने का, एक फेस स्टार्ट करने का, ये एक एल्बम है. इसको पेपर कटिंग को मानो और दिमाग के एल्बम में सजाओ इसको. क्योंकि आज से 70 साल 80 साल 100 साल बाद जब तुम्हारा जिंदगी आएगा, जब तुम्हारे पास कोई बोलने के लिए नहीं होगा, जब तुम्हारे पास तुम्हारा इमोशन शेयर करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो ये छोटा छोटा कटिंग को तुम क्या करोगे? उसको याद करोगे, अचानक हंसने लगोगे जोर से, है, जोर जोर से हंसने लगोगे. अपने पीछे की बात को याद करके जोर जोर से अचानक हंसी आएगी तुमको. और तब तुमको यह इस चीज का एहसास होगा कि तुमने खुद का साथ दिया उस समय, है ना? जब जिंदगी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो तुम खुद को खुद से क्या करोगे? मिलाओगे, हंसोगे, रोओगे. इसी सब कटिंग को, दिमाग के एल्बम को उल्टाओगे और क्या करोगे? खुद से हंसना, खुद से रोना ना. क्योंकि ये दुनिया बहुत बिजी होने वाला आने वाला टाइम है ना? तो चलो इसको एक जर्नी के तौर पर लेते हैं. हम इस जब क्लास को स्टार्ट करेंगे, एक जर्नी, एक यात्रा है. और यात्रा में मौज मस्ती करते हुए हम लोग को क्या करना है? एक फकीर की तरह क्या करना है? झोला लेके चल देना है. हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, ठीक है? तो ये तो पढ़ाई तो करना ही है. आज का क्लास हम लोग का जनरली एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, है ना? कि आज से ही अगर शुरू से ही इंफॉर्मेशन का बम्बार्डिंग तुम्हारे सर पे कर दिया जाए तो तुम्हारा जो नाजुक जो दिमाग जो अभी हंसा रहा है तुमको, शायद तुम रोने के कगार पे आ जाओ कि क्या कर दिए पहले क्लास में. तो आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग किस्सा सुनेंगे. कुछ किस्सा हम कहेंगे, कुछ किस्से को तुम लोग सुनोगे, और इसी किस्सा कहने और सुनने के दरमियान हम लोग कुछ पढ़ाई भी कर लेंगे, है ना? तो एक धीरे धीरे, एक ग्रेजुअल प्रोसेस में हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे. और जब हम अपने घर से इस यात्रा को करने निकलेंगे तो हमारे रास्ते में जो पहला चीज मिलेगा वो क्या होगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन. वो क्या होगा?
फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हालांकि यह घटना 1789 में हुआ था, है ना, आज से कम 400-500 साल पहले, है ना। तो हमको इस घटना के बारे में जानना है और इस घटना को ऐसे जानना है कि एक स्टोरी था महज। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक महज स्टोरी है ना। इसको बर्डन बनाओगे तो हमको बर्डन लगने लगता है। अगर जैसे बाकी कहानियां दादा दादी नाना नानी के साथ सुनते हैं, अगर मेरे साथ सुनना स्टार्ट कर दोगे तो ये भी वैसी ही कहानियों जैसा, वहां भी राजा था यहाँ भी राजा होगा, बस अनपटा चीज नहीं होगा कि बंदर भालू से बात कर रहा है, क्या हाल है जी, चंपक जैसा नहीं होगा, पंचतंत्र जैसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक मैच्योरिटी लेके लेवल पे आ चुके हो। अब चंपक और पंचतंत्र शायद तुमको सूट नहीं करता, एक समय में सूट करता होगा, तो वैसी कहानियां भी नहीं होगा कि पूरा इलॉजिकल कहानी है ना। यहाँ पर कुछ लॉजिकल कहानी कहेंगे, एक इतिहास के ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जो कि घटित हुआ है ना, उसके बारे में जानेंगे। वी विल लर्न अबाउट दैट थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if we talk about your syllabus of your class, this is the first chapter of the world history in your class, that is called French Revolution. That is called French Revolution. First of all, we will try to learn that where this country French is located. Where this country France is located. बहुत बार तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम किस देश का कहानी सुन रहे हैं। हम बहुत ज्यादा भावुक होते या फिर अपना ओवर नेशनलिज्म को दिखाते और ये मान लेते हैं कि दुनिया में तो सिर्फ एक ही देश है, हमारा प्यारा भारत, बाकी तो है ही नहीं कुछ। ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया के और भी पटल पर और भी जगहों पर क्या है, बाकी सारे देश भी है, और उसी सभी देशों के समूह में एक देश है जिसका नाम क्या है, फ्रांस। जिसका नाम क्या है, फ्रांस। अब तुम्हारे दिमाग में यह जेन्युइन क्वेश्चन आएगा कि हम अपने देश की बात ना करके दूसरे की देश की बातों में क्यों झांक रहे हैं, है ना। हम अपना चीज नहीं देख के क्या हम फ्रांस की बात कर रहे हैं? हम क्यों, हमसे हजारों किलोमीटर दूर कोई देश स्थित है, उसके बारे में हम क्यों जाने? क्या फायदा होगा? इसका भी फायदा है, क्योंकि हिस्ट्री अगर कोई घटना एक जगह पे होता है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि इस घटना ने सिर्फ एक जगह को ही प्रभावित किया। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है, और उस छोटे से विश्व, इस इतने बड़े से विश्व में हमारा देश भी है, और उस देश में भी हमारे देश में भी इस घटना का प्रभाव पड़ा, और जिस चीज का प्रभाव हमारे देश में पड़ता है उस चीज को पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा लाजमी है। जैसे तुमको हम बताए कि आज तुमको हम इंफॉर्मेशन का बम्बार्डिंग नहीं करेंगे तुम्हारे दिमाग के ऊपर, हम सिर्फ तुमको एक घटना बताएंगे, बस इस घटना को याद रखना, तुमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आएगा। इसको एक कहानी की तरह याद रखना, तुमको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आएगा। कोई भी रिवॉल्यूशन, कोई भी क्रांति होता क्यों है? क्रांति सिर्फ एक दिन का चीज नहीं होता। क्रांति का मतलब तुमको पहले ही बता चुके हैं कि क्रांति मतलब एक ऐसा चीज होता है जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। वो किसी एक सिस्टम को पूरे जड़ से मिटाकर एक नया सिस्टम स्थापित करने की बात करता है। और इसे इतने बड़े जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से कोई चीज, कोई घटना होता है तो उसको हम क्रांति कहते हैं, और उसको हम उसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। बट ये जान लो कि फ्रांस की क्रांति ने पूरे दुनिया पे प्रभाव डाला, इसीलिए हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी देश पर कोई घटना हुआ तो हम आज इतने उतावले हैं कि इसको हम पढ़ेंगे। आज पहला ही क्लास में हम इसको पढ़ना चाहेंगे, है ना। So I think you all are prepared for this particular things. First of all, we will locate this particular country on the world map. I will not draw entire world map, but I will draw some part of Africa and some part of Europe. I will try to draw this particular map. ठीक है? So let's draw something. I will draw in this part of the board. So this would be the only rough diagram, है ना। So don't be emotional that कि कहाँ है हम, कैसे हैं हम, मेरा देश को इतना खराब क्यों बना दिया, इतना भावुक भी हमें नहीं होना है। ठीक है, ये छोटा सा चीज को हम ड्रॉ करेंगे और बस जानने का कोशिश करेंगे कि ये फ्रांस है कहां। ये लगता तो नहीं है हमारा वर्ल्ड मैप है, पर फिर भी मान लो कि यही वर्ल्ड मैप है ना। ये वर्ल्ड मैप का एक रफ डायग्राम मान सकते हैं, और हमारा प्यारा भारत इस वर्ल्ड में कितना अच्छा दिख रहा है ना। दिस इज कॉल्ड इंडिया, है ना। दिस इज कॉल्ड इंडिया, ये इंडिया है। दिस इज कॉल्ड
a mountain which is known as Ural mountain. What is called as Ural mountain? ठीक है, यूराल माउंटेन के मुख्यतः इस, अगर हम वेस्ट की बात करें तो हम यूरोप कहते हैं, इधर बात करें तो हम जनरली उसको एशिया कहते हैं, रफ वे में जनरली इसको क्या कहते हैं, एशिया कहते हैं। ठीक है, इसी यूरोप में एक देश है जिसकी घटना के बारे में हमको क्या करना है, आज पढ़ना है, जिसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ये कुछ इस टाइप का है, इसको थोड़ा और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ये एक देश है जिसका नाम क्या है, फ्रांस, जिसका नाम क्या है, फ्रांस। और यहां पर कुछ एक आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ब्रिटिश। क्या नाम है इसका, ब्रिटिश आइलैंड। यही वो कल्प्रिट है जिसने हमारे देश को क्या किया था, सदियों तक गुलाम बना के रखा था, सदियों तक गुलाम बना के रखा था। एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रांस, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंच। तो देखो हमारा देश यहां पर है और फ्रांस यहां पर एक यूरोप का देश है, और हमको फ्रांस के बारे में ही क्या करना है, पढ़ाई करना है। हमको फ्रांस के बारे में ही क्या करना है, पढ़ाई करना है। सबको दिख रहा है, ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर क्या है, फ्रांस एक देश है। ये बगल का बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जर्मनी भी है, ये ऑस्ट्रिया भी है, ठीक है, इटली भी है इधर, तो हम उसका बात नहीं करेंगे। ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, बस थोड़ा सा नाम जान लो और हम इसके बारे में फिर आज से कथा क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बस इस चीज का फीलिंग ले लो कि हम यहाँ से उठकर यहाँ आ गए। अब बहुत को ये मत बोल देना कि हजारों मील दूर कहाँ है यहाँ तो कुछ सेंटीमीटर की दूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है। इतना बड़ा अरेबियन सी को पार करके फिर यहाँ पर बहुत दूर, बहुत बड़ा मामला है। बस इतना जान लो कि एक यूरोप का एक देश है फ्रांस, जिसके बारे में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। वैसे तो तुम्हारा बुक है ना, एक बस्तिल के अटैक से इस घटना को स्टार्ट करता है। तुम लोग पूछ दोगे कि पहला ही वर्ड जो है नाच दिए, बस्तिल बस्तिल क्या है, बस्तिल कुछ नहीं है। लाल किला देखे हो सब तो देखे नहीं, कहीं पे देखा होगा, कोई किसी को वहां जाके साक्षात देखने का भी मौका मिला होगा। बस्तिल एक फोर्ट है, बस्तिल एक फोर्ट है, जैसे हमारे पास लाल किला है कि नहीं, उसी तरह बस्तिल एक क्या है, फोर्ट है। और तुम्हारे बुक का स्टोरी यहीं से स्टार्ट होता है। लिखता है तुम्हारा बुक 14 जुलाई 1789 एंड अ मॉब स्टार्ट अटैकिंग ऑन द बस्तिल फोर्ट। अ मॉब, एंग्री मॉब स्टार्ट अटैकिंग द बस्तिल फोर्ट। क्या हुआ था उस भीड़ को, वह भीड़ इतना गुस्सा क्यों था कि वो एक किसी किले को ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ा था। ये तो तुम्हारे बुक का ये स्टार्टिंग है, लेकिन हम इससे कहीं पीछे जाएंगे और वहां पता करेंगे कि ये भीड़ में इतना गुस्सा किस बात का था, यह भीड़ को इतना गुस्सा आखिर आया क्यों, इस भीड़ को हुआ क्या था जो कि अपने ही देश में एक अच्छा खासा बना हुआ किला को ये ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ा था। और जब इस चीज की कॉज को जानने के लिए हम लोग जब जद्दोजहद करेंगे, इस कॉज को जानने के लिए जब हम अपना दिमाग खपाएंगे, तो हम एक चीज बड़ा ही आसानी से कर लेंगे इस स्टोरी के जरिए कि हम ये चीज समझ जाएंगे कि आखिरकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, इतने बड़े भीड़ को एंग्री कर दिया था, उस रिवॉल्यूशन का कॉज क्या था, है ना। और जब इस घटना को, इस कहानी को हम लोग सुनेंगे, तो तुमको इस दिमाग में, तुम्हारे दिमाग को यह एहसास होगा कि हम बातों ही बातों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉज को जान गए। बातों ही बातों में किसको जान गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉज को जान गए। तो क्या हम लिख दें कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो बहुत सारा कॉज है, तो हम लोग लिखेंगे कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आखिरकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण क्या था, क्यों भीड़ बस्तिल पे अटैक करने आ गया था। कोई चीज, कोई घटना एक दिन के घटना से नहीं होता है, उसके पीछे उसका लंबा इतिहास होता है, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है, जिसको अगर हम जान लें तो उसी को कहते कि कारण क्या था जी, है ना। तुम अगर क्रोधित हो जाते हो तो तुम्हारे क्रोध का कारण पूछा जाता है, तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। तो उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसका कॉज क्या है, हम लोग का नेक्स्ट जानने का मुद्दा वही होगा। एंड आई विल राइट हियर द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलो ये यूरोप, हम इंडिया को मिटाते उधर रहने दो,
क्योंकि उधर का ही मामला है, आज भारत का मामला यहाँ पे नहीं है। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की इस घटना का क्या कारण था, क्यों हुआ यह घटना। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तुम लोग बुक कॉपी थोड़ा सा पेन निकाल के रखना और तुम्हारे हिसाब से, कोई दबाव नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तुमको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लेना, अपने लैंग्वेज में नोट कर लेना, अगर नहीं आता है किसी दूसरे लैंग्वेज में नोट करने का। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे उसमें रहेगा पॉलिटिकल कॉज। क्या रहेगा? पॉलिटिकल कॉज, है ना, कि पॉलिटिकल कॉज क्या था इसका। ध्यान से सुनना कि पॉलिटिकल कॉज क्या था, इस रिवोल्ट का पॉलिटिकल कॉज क्या था, इसको जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। अब ध्यान से सुनो इधर देखो, पॉलिटिकल कॉज मतलब होता है कि वहां का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, पॉलिटिकल स्फेयर कैसा था, वहां का किस टाइप का सिस्टम था, गवर्निंग सिस्टम क्या था, है ना। तो तुमको पता होगा ये 1789 का बात है। तो बताओ फ्रांस में डेमोक्रेसी होगा क्या मोनार्क होगा? मोनार्क होगा। डेफिनेटली बात है कि फ्रांस जो है, फ्रांस में किस टाइप का शासन चल रहा था, राजतंत्र, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था। और जिस राजा की बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लुइस 16। क्या नाम है उसका? लुइस 16। इसका नाम क्या है? लुइस 16। अब ये कौन था? ये फ्रांस का एक राजा था। फ्रांस का क्या था? एक राजा था। ये 1774 में यह फ्रांस का किंग बन गया। कब बन गया ये फ्रांस का किंग? 1774 में यह व्यक्ति फ्रांस का किंग बना, महज 20 साल की उम्र में। इस व्यक्ति का उम्र मात्र 20 साल हो रहा था और इतने छोटे उम्र में इसे फ्रांस का क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। चूंकि इस व्यक्ति का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम उम्र में ये राजा बन गया और फ्रांस का उस समय हालात भी और दृष्टि से ठीक नहीं था, हम बाकी कॉज में पढ़ेंगे। तो इस व्यक्ति के पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना था और ना ही इसको राज्य के इकोनॉमी और अदर सिस्टम से सहयोग मिला। तो यह व्यक्ति एक बहुत ही खराब टाइम में फ्रांस में एंट्री मारा, यह कह सकते हैं। उसमें फ्रांस का हालात ठीक नहीं था। जब यह व्यक्ति फ्रांस में एंट्री मारा तो इस व्यक्ति का क्या था? हालात ठीक नहीं था। क्योंकि तुम लोग, अब हम उस कुछ घटना को तुमको याद दिलाएंगे जो तुम 8 क्लास में पढ़े। कुछ घटना को याद करना और उस घटना को यहां से मिलाने का कोशिश करना। तुमको याद होगा 1760 में भारत में एक बहुत अच्छा घटना हुआ था, एक बहुत ही फेमस घटना हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ वांडीवॉस। बैटल ऑफ वांडीवॉस क्या हुआ था? बैटल ऑफ वांडीवॉस। इस बैटल में ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को भारत में हरा दिया था। इस बैटल में क्या किया था? फ्रांसीसियों को, फ्रांस को किसने हराया था? भारत में ब्रिटिश में हराया। और इसका प्रभाव फ्रांस के जनता तक जाता है, फ्रांस के लोगों तक जाता है ना। जब किसी देश का सेना बाहरी देशों में हारता है तो उसका प्रभाव कहां पे पड़ता है? उस देश पे पड़ता है। और यह देश भारत में हार रहा था। यह देश भारत में तो हार ही रहा था। अमेरिका में 7 ईयर वॉर हुआ था। 7 ईयर वॉर तुम लोग पढ़ोगे आगे चलकर। वहां भी फ्रांस का हैवी लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, मिलिट्री लॉस हुआ, जिसने फ्रांस के जनता में मोनार्क के खिलाफ क्या कर दिया? एक आक्रामक, एक क्रोध उत्पन्न किया और फ्रांस इसके चपेट में आ गया। और बेचारा ये 20 साल का लड़का जो राजा बना था, उसका सबसे ज्यादा मार इसी को झेलना पड़ा, है ना। लेकिन ये भी थोड़ा अतरंगी टाइप का आदमी था। इसने ऑस्ट्रिया, बगल में ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी से शादी किया जिसका नाम था मैरी एंटोनेट, जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। और दोनों कच्चे उम्र के लोग थे। इसका भाड़ में जाए देश की इकोनॉमी, देश की पॉलिटिकल व्यवस्था, भाड़ में जाए लोग का कंडीशन। ये तो नए नए शादी करके आए हुए थे आदमी, अपने धुन में खोए हुए थे, है ना। कहा जाता है कि लुइस 16 कहते थे कि अगर हम दिमाग यूज करते हैं तो मेरा दिमाग दर्द देता है। मतलब ये आदमी दिमाग को यूज करने के पक्ष में था ही नहीं,
बोलता है कि हमको अच्छा नहीं लगता कि हमको कोई बोले कि इकोनॉमी खराब हो रहा है तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। हमको दिमाग यूज करना क्या होता है, खराब चीज लगता है। और जैसा उसका पति, उससे भी बहुत 3-4 गुना तेज उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट। उसका एक कहानी है कि वो एक बार जब अपने राज्य में एक रथ में, मतलब बढ़िया सा बागी, शाही बागी में चढ़ के वो जब जा रही थी रथी में फ्रांस में घूमने के लिए कि चलो अपना जो टट्टू पंजी सब रहता है ना, पूरा एकदम बॉडीगार्ड के साथ वो जब जा रही थी तो बहुत सारा लोग, चूंकि तो फ्रांस में बहुत गरीबी आ चुका था, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था, पूरा व्यवस्था चौपट हो रहा था। तो जब रानी को देखा कि मेरी महारानी आ रही है सड़कों पर, तो सब लोगों ने उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया इस लालच पे कि हमको कुछ मिल जाए। तो मेरी एंटोनेट पूछती है कि ये लोग पागल जैसा मेरे पीछे दौड़ क्यों रहा है? हाँ, तो उसका जो था एडवाइजर, तो बोलता है कि ये लोग को रोटी चाहिए। क्या चाहिए? रोटी चाहिए। तो बोलता है रोटी चाहिए क्यों? बोलता है इसके पास रोटी नहीं है। तो बोला रोटी नहीं है तो केक खा ले लोग। रोटी अगर नहीं है तो केक खा ले। इसको इतना पता नहीं है कि जो आदमी रोटी नहीं खा सकता वो केक कहां से खाएगा, है ना। तो इस लेवल का राजा और रानी थी फ्रांस में। तो ये पॉलिटिकल कॉज था। कहने का मतलब कि वो जो उसका लीडर मिला फ्रांस को 60s के टाइम में, 1770s के टाइम में, तो वो लीडर ज्यादा इफेक्टिव रूलर नहीं था। और दूसरा कॉज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कॉज। क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे दूसरा कॉज में? इकोनॉमिक कॉज। देखते हैं कि फ्रांस का इकोनॉमिक व्यवस्था क्या था। और देखो, इकोनॉमिक व्यवस्था और पॉलिटिकल व्यवस्था का संबंध बड़ा ही डायरेक्ट है ना। एक बड़ा ही फेमस कहावत है कि गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स, बैड इकोनॉमिक्स बैड पॉलिटिक्स। क्या कहावत है? गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स, बैड इकोनॉमिक्स बैड पॉलिटिक्स। अगर तुम्हारा अर्थव्यवस्था अच्छा है तो स्वाभाविक ज्यादातर चांस रहता है कि तुम्हारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारा अर्थव्यवस्था खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या होगा? खराब होगा। तुम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे चलकर कि फ्रांस का आदमी टैक्सेशन से प्रभावित था ना, हाई टैक्स देता था उन लोगों को। जो समाज का भाग, समाज में बहुत सारा भाग में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबल, कॉमनर्स। और ये जो क्लर्जी और नोबल्स होता था, इसको टैक्स से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ टैक्स लगाना जानता था और टैक्स का सारा भार कॉमन पीपल पे पड़ता था। पूरा फ्रांस का जनता क्या था? इससे परेशान था। यानी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब था। इसीलिए बस्तिल पर लोगों को क्या होना पड़ा? गुस्सा होना पड़ा। तो ये तो शुरुआत है, ये तो छोटा चीज है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके कॉज में, इसको तुमको थोड़ा सा जानना होगा, इसको अच्छे से जानना। इसका नाम है राइज ऑफ मिडिल क्लास। राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड इंटेलेक्चुअल वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास, है ना। इंटेलेक्चुअल वर्ग इसको कहते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास उसको कहते हैं जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है ना, जिसको कहते हैं बौद्धिक वर्ग कहते हैं, मतलब जिसको पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो सोच सकता है। इसका राइज ऑफ मिडिल क्लास, इस चीज पर ध्यान देना, क्योंकि दुनिया का जितना भी क्रांति तुम देखोगे, तुम सारे बड़े क्रांतियों को देखना, चाहे वो भारत में क्रांति हो, चाहे वो यूरोप का क्रांति हो, फ्रांस का क्रांति हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, सारे क्रांतियों में तुमको एक चीज कॉमन मिल जाएगा, रोल ऑफ मिडिल क्लास। रोल ऑफ मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास बहुत ही पावरफुल वर्ग होता है, बड़ा ही खतरनाक वर्ग होता है ना। इसीलिए हर राजनेता को, हर राजा को, हर जो लीडर होता है उसको यह सोचना चाहिए कि उसके देश का मिडिल क्लास को असंतुष्ट ना करो, क्योंकि मिडिल क्लास में सफर करने का एक्सट्रीम पावर होता है। उसको बोलो वो सैक्रिफाइस, उसको खोने के लिए उसके पास कुछ होता ही नहीं है, मतलब पाने के लिए कुछ हम पाएंगे ही, वो ये सोच लेता है। और उसके पास सैक्रिफाइस करने का एकदम अनंत शक्ति होता है। इसलिए तुम दुनिया का जितना भी बड़ा क्रांति देखे होगे, उस सारे बड़े क्रांतियों को मिडिल क्लास ने क्या किया? आके बागडोर संभाला। और फ्रांस में ये मिडिल क्लास बड़े तेजी से बढ़ रहा था, इसका डिमांड बढ़ रहा था। अब तुम पूछोगे कि इस मिडिल क्लास में ऐसी बात क्या है?
इसको समझना, क्योंकि यह बात तुमको हर चीज में, हर जगह तुम लागू कर सकते हो। राइज ऑफ मिडिल क्लास को तुम हर क्रांति में ढूंढ सकते हो। रोल ऑफ मिडिल क्लास को तुम एवरी रिवॉल्यूशन में देख सकते हो। इसीलिए इसको ध्यान से सुनना। मिडिल क्लास और इंटेलेक्चुअल वर्ग जो होता है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, ये बड़ा ही डेंजरस क्लास होता है ना। अब पूछोगे ये इतना खतरनाक क्यों होता है ना, ये इतना खतरनाक क्यों होता है, ये क्यों ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है, हर चीज सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है ना। तो इसका आंसर है कि मिडिल क्लास जो है उसने समाज के सबसे बड़ी बीमारी को देखा हुआ क्लास है। समाज का जो सबसे बड़ा बीमारी है, वन ऑफ द वर्स्ट डिजीज ऑफ आवर सोसाइटी इज द पॉवर्टी, हाँ। और मिडिल क्लास का हर तबका, हर लोग इस पॉवर्टी नाम के बीमारी से ग्रसित था। और उसने पॉवर्टी नामक डिजीज, जो डिजीज था, वो जो गरीबी नामक बीमारी था, उसको पार करके वो क्या करता है, अमीरियत की हल्की सी हवा लेता है। अमीरियत की हल्की सी हवा को महसूस करता है, उसको ठंडक मिलता है। और ये अमीरियत की हवा गरीबी द्वारा दिए गए जख्म को थोड़ा सुखा तो देता है, पर वो घाव, वो सूखा घाव का दर्द उसके जिस्म में जिंदा होता है, और वो घाव उसको हमेशा पुश करता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम रिवोल्ट करो, तुम एक नया ऑर्डर बनाओ, तुम अपना स्थान बनाओ। हाँ, वो अताउल्लाह खान का एक बड़ा ही अच्छा गजल है कि तन के जख्म तो भर गए लेकिन दिल को अभी आराम ना आया, है ना। उसी तरह मिडिल क्लास का जख्म तो भरा जाता है गरीबी से, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं, उसके जिस्म में कहीं ना कहीं इस चीज का आह रहता है कि हम गरीब थे, हमको और आगे बढ़ना है ना। मिडिल क्लास के जीव लपलपाती जीव से टपकता हुआ लार, अमीरियत को देख के टपकता हुआ लार बड़े से बड़े सैलाब को ला देता है, और उस सैलाब में क्रांति आता है, और उस क्रांति से अच्छा अच्छा सिस्टम डिसॉल्व हो जाता है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ मिडिल क्लास। और दुनिया के हर क्रांति में इस लोगों ने, क्योंकि क्रांति क्या मांगता है, क्रांति खून मांगता है, क्रांति सैक्रिफाइस मांगता है, क्रांति तुमसे मेहनत मांगता है, क्रांति तुमसे तुम्हारा जीवन मांगता है। और जब ये सब चीज देने का बारी आता है तो उस लंबे लाइन में मिडिल क्लास का आदमी सबसे पहले खड़ा होता है कि हम देंगे, क्योंकि हम जानते हैं गरीबी क्या चीज है, हम जानते हैं कि पेट में जब अन्न नहीं जाता है तो उसका तड़प क्या चीज है, हम जानते हैं कि कैसे भूखमरी में जिया जाता है। और अगर हमको आज थोड़ा सा अमीरियत की हवा लगी है तो हम खुले वातावरण, ऐसा बाग बनाएंगे अमीरियत का जहां पर हम अच्छे से रहेंगे। क्यों सिर्फ बुर्जुआ रहेगा, क्यों सिर्फ कलर्जी रहेगा, क्यों सिर्फ नोबेल रहेगा, हाँ। और जब ये लोगों का ताकत इकट्ठा होता है तब क्या करता है, एक क्रांति का सबसे उपयुक्त मौसम आ जाता है, क्रांति का सबसे उपयुक्त मौसम आ जाता है। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि मिडिल क्लास इज द बेस्ट फार्मर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। मिडिल क्लास जो होता है क्रांति का सबसे बड़ा कृषक होता है। इसके पास ये हुनर होता है कि क्रांति को सींचा कैसे जाए, क्रांति को अपने खेत में कैसे बोया जाए, और कैसे क्रांति की दीवार को बनाया जाता है ना। तो रोल ऑफ मिडिल क्लास। और एक और चीज लिखे हैं, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिजीवियों का वर्ग। ये ऐसा मिडिल क्लास का ही व्यक्ति होता है जो थोड़ा पढ़ लिख लेता है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है ना, और वो सोचने लगता है। एक वर्ड होता है जिसका नाम कहते हैं, उसको हम वर्ड कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ सब्जेक्टिव डिप्रिवेशन। क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्टिव डिप्रिवेशन का ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि सबको पता है कि हम गरीब हैं, सबको पता है कि हमारे शोषित, हमको शोषण किया गया, हम शोषित वर्ग हैं। सबको पता है कि हमको काम नहीं मिल रहा है, सबको पता है कि हमारा शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। लेकिन कोई कार्ल मार्क्स, कोई रूसो, कोई वोल्टायर, कोई मोंटेस्क्यू, कोई राजा राम मोहन राय, कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जब तक तुम्हारे कान में ये नहीं कहता है कि देखो तुम गरीब हो, तब तक तुम्हारा दिमाग में करंट ही नहीं आता। तो ऐसे ही लोगों ने जो तुमको बताता है, सबको पता है कि सब्जेक्टिविटी में सबको पता है कि हम डिप्राइव्ड हैं, सबको पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन कोई तुमको ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन कराता है इसका कि देखो भाई तुम गरीब हो, देखो समाज में इस तरह होना चाहिए,
है ना। तो यहां भी कुछ ऐसे वर्ग आए जिसने यहाँ फ्रांस के लोगों को बोला कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। और इस ऐसे लोग में याद रखना 3-4 नाम तुम लोग का बुक में है। पहला है जॉन लॉक, दूसरा है रूसो, तीसरा है वोल्टायर, चौथा है मोंटेस्क्यू। इन लोगों के बारे में बाद में बात करेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा फ्रांस की जनता को कि 14 जुलाई 1789 को ये आक्रोश मसाल लाठी डंडा भाला बंदूक लेके बस्तिल के किले की तरफ आ गया। क्या कान में फूंक दिया, है ना, क्या मिडिल क्लास में कर दिया, है कि नहीं। और जब इन सभी चीजों को पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ लेंगे, फ्रांस रिवॉल्यूशन का क्या पढ़ लेंगे, कॉज पढ़ लेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या पढ़ लेंगे, कॉज। अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्यों आखिर 14 जुलाई 1789 को बस्तिल पर ये लोग अट्रैक्ट करने के लिए आ गया, क्योंकि इन सबों का कारण हमारे पीछे है ना। इकोनॉमिक व्यवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था कि वहां का इकोनॉमी पर जब लात पड़ता है ना तब तो आदमी तुरंत एक्शन में आ जाता है ना। और फ्रांस का इतिहास बड़ा ही समृद्ध इतिहास था। ये जो लुइस 16 है उसका दादा परदादा लुइस 13 के समय में फ्रांस एक अच्छा खासा देश था। तब ना ये भारत में कंपनी भेज देता है। भारत में फ्रांस कब लैंड करता है, भारत में तुम लोग को पता होगा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने लैंड किया। पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश, चौथा फ्रेंच, पांचवा डेनिश, सभी ना। यानी फ्रेंच भी क्या कर रहा है, अपना सारा कंपनी ये भी कॉलोनी बना रहा है। ब्रिटिश के साथ क्या कर रहा है, ये भी कॉलोनी बना रहा है। इसका मतलब है कि 70 ये भारत कब आया था फ्रांस, 1673 ईस्वी में। यानी जब फ्रांस का राजा बना लुइस, उससे 100 साल पहले जब इसका परदादा लोग था, ये बहुत अमीर था फ्रांस में, है ना। इन लोगों को बहुत ज्यादा अमीरियत में जीने का शौक लगे, तब ना किसी दूसरे देश को ये लोग कॉलोनी बनाने के लिए चल रहा है। और लुइस 16वां आया, वो क्या किया, सब चौपट कर दिया, है ना। एकदम दूध में नहाता था वो। कभी बहुत सारा कहानी, अब पता नहीं है कौन सा कहानी सही है। कहा जाता है कि जब वो तो एक तो नहाता नहीं था, और जब नहाता था तो पूरा दूध में नहाता था। पूरे फ्रांस का गली में एकदम, जहाँ पेरिस का गली में दूध एकदम बह रहा है, जनता भूखे है और तुम दूध का सैलाब बहा रहे हो इस पे। ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रांस का प्रोस्पेरिटी, फ्रांस किस लेवल का प्रोस्पेरस कंट्री था। इसका कॉलोनी अमेरिका में था, इसका कॉलोनी बाद में अफ्रीका में कॉलोनी बनाएगा, इसका कॉलोनी एशिया में था, इसका कॉलोनी भारत में था। ये इतना समृद्ध राष्ट्र था, और अचानक जब इतना गरीबी आ जाता है तो लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है। लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है। बहुत ही अच्छा कहावत है कि एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ डिक्लाइन इज द वन ऑफ द बेस्ट सीजन फॉर द रिवॉल्यूशन। एक बहुत बड़े समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के बाद अवसान का छोटा सा पीरियड क्रांति के लिए सबसे उपयुक्त मौसम होता है। या फिर इसको ये कहें कि अमीरियत की कब्र पर गरीबी की निकलती हुई छोटी सी घास अत्यंत जहरीली होती है ना। फ्रांस को शौक था अमीरियत में जीने का, फ्रांस के जनता को हैबिट था अमीरियत में जीने का। फ्रांस का जनता इतराता था ब्रिटिश की तरह कि हमारा कॉलोनी वहां है, हमारा कॉलोनी यहाँ है। और अचानक वह जनता को जब खाना का लाला पड़ जाए, उस जनता को जब दर दर की ठोकरा खाना पड़े एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वह जनता बस्तिल के किले को ढाएगा। वह जनता बस्तिल के किले को क्या करेगा, ढाएगी। अब तुम लोग को शायद इस चीज का पता लगने लगा है कि आखिर क्या हुआ था 14 जुलाई 1789। ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है, और यही थोड़ा सा एक कहानी भी है जिसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सुनने का कोशिश किए। हाँ, अब तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मोड में आ चुका है कि कहानी बोले थे क्या क्या सुना के निकल गए, है ना। ये कहानी है, बस इसको कहानी लेके चलना, है ना। इसको कहानी के तौर पर देखना। और हम लोग बाद में बात करेंगे, चूंकि ये पहला क्लास है, इसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा हम लोग अगर इंफॉर्मेशन अगर करने लगे तो थोड़ा अनसुना लगेगा। लेकिन याद रखना कि फ्रांस का क्रांति एक दिन 14 जुलाई 1789 को नहीं हो गया था। उसके पीछे इतना चीज काम कर रहा था, उसके बैकग्राउंड में इतना चीज क्या कर रहा था, काम कर रहा था। समझ आया सबको? आपको क्या करना है, क्लास को खत्म कर दिया जाए, है? चलो, थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन क्लास। थैंक यू।